हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे विजन का टेस्ट नंबर 3 और ये टेस्ट है ज्योग्राफी का। तो फर्स्ट एंड सेकेंड टेस्ट आपने किया होगा पॉलिटी का और ये है ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये तो तीसरा टेस्ट है ज्योग्राफी। तो आपको बता दो, हमारे चैनल पे टेस्ट करा जाते हैं और इसके पीडीएफ आपको हमारे मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। उसका नाम है PRK। एक मिनट, पी आप लिखोगे PRKRC। ठीक है, 24। तो ये आप लिखोगे तो आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज ये जो नहीं हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे आप हमारे चैनल पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर टेस्ट के बाद हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ठीक है, आप जुड़ जाइए वहाँ से। और जितने भी हमारे चैनल पे बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं, तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, आपने अगर पढ़ लिया है सब कुछ, अब रिविजन करना है, तो आप प्लीज़ अब टेस्ट ही करिए। टेस्ट के थ्रू आप रिविजन करिए, नोट्स बनाइए, जो भी करना है करिए। ठीक है, तो चलिए हम ये पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन का है टेस्ट। तो एक काम करिए, आप 1 से लेके 100 तक नंबरिंग कर लीजिए, OMR रखिए अपने पास। और जैसे जैसे मैं टेस्ट कराऊँ, आप मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर बताइए और अपने आंसर को चेक करिए कितने मार्क्स आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो चलिए हम टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी का है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। गंगा, कावेरी, गोदावरी। ठीक है, पूछ रहा है उपर्युक्त नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र का घटता हुआ क्रम निम्नलिखित में से कौन होगा। मतलब सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, फिर किसका है, किसका है, ये याद रहना चाहिए आपको। तो बताइए, तो सबसे क्या रखना है, वो घटते क्रम में, मतलब पे बड़ा है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, गंगा में। गंगा में है। उसके बाद किस में है आपका, फिर आपका है गोदावरी में। गंगा के बाद गोदावरी है। लगभग इसकी है 3,12,812। ठीक है, इसकी जलग्रहण क्षमता और किलोमीटर में। और जो आपकी गंगा है, इनकी कितनी है, 8,61,452। उसके बाद लास्ट में आएगी कावेरी, जिसकी है 8,11,000 जो है 55। ठीक है, एक मिनट। ऊपरी नदियों के जलग्रहण भारत में घटता हुआ क्रम लिखना है। तो 1, 3, 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो लेंथ की भी बात कर लेते हैं हम। लेंथ कितनी होगी, तो आप जानते हैं 25-25 तो गंगा का है, 25-25 किलोमीटर ना। और ये जो है का गंगा, सॉरी, गोदावरी का कितना है, 1465 है। और आपके कावेरी का कितना है, तो कावेरी का है 800। तो इस तरह से हो जाएगा 132। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, भारत में अधिकांश बड़े पत्तन इसके पश्चिमी तट पर स्थित हैं और भारत का पश्चिमी तट जलमग्न है, तट है। तो कथन कारण वाला है। तो आप देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या फर्स्ट स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है, और पहले चेक करिए दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। और अगर सही है तो क्या आप दूसरा वाला पहले वाले की व्याख्या कर रहा है। इसको जरा देखिए और आंसर करिए। तो देखिए, भारत का जो पश्चिमी तट है ना, वो जलमग्न तट है। और इसीलिए क्या है, भारत में अधिकांश बड़े पत्तन इसके पश्चिमी तट पर स्थित हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसकी व्याख्या भी सही है। यह कोक बोरोक पद संबंधित है लक्षद्वीप के निजाति समुदाय से, उत्तर पूर्व की जनजातीय भाषा से, अफ्रीका में पाई जाने वाली प्राइमेट प्रजातियों से, औषधि वृक्ष प्रजातियों से। किससे है, देखिए ये जो है ये न्यूज का ही है। तो ये क्या है, कोकोबोरो को पहली बार जो है 1989 में त्रिपुरी के अधिकारी राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये क्या है, क्या है, क्या क्या क्या, ये भाषा है ना, उत्तर पूर्व की जनजातीय भाषा है। नेक्स्ट है, मरुस्थल है, महाद्वीप है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका, नामीब मरुस्थल दक्षिण अमेरिका, मोजोबे मरुस्थल उत्तरी अमेरिका। इसमें देखना है कितने पेयर आपके मैच हैं। तो बताइए, 1, 2, 3 या कोई नहीं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में, सही है आपका। और नामीबिया, नामीब मरुस्थल या नामीबिया मरुस्थल, ये कहाँ पाया जाता है,
तो ये जो पाया जाता है ये अफ्रीका के अटलांटिक तट के साथ पाया जाता है, नामीबिया में। तो ये जो होगा ये क्या दक्षिण अमेरिका कहाँ से आ गई, ये यहाँ तो होगा नहीं। मोजावे मरुस्थल कहाँ पर है? तो मोजावे मरुस्थल जो है दक्षिण पूर्व कैलिफोर्निया में है, उत्तरी अमेरिका में, ये सही है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, दो ही सम्मिलित हैं, ऑप्शन बी। सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये एक प्रकार की भूकंप है जिसका अधिकेंद्र महासागरीय जल के भीतर होता है। तरंगों की ऊंचाई जल की गहराई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा इसमें कथन सही है? एक, दो या दोनों, या ना तो एक ना तो दो? देखिए ये जो दिया है यह प्रकार का भूकंप है जिसका अधिकेंद्र महासागरीय जल के भीतर है, तो ये गलत है। सुनामी अपने आप में ये भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें और भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होती हैं, तो ये तो गलत है। और ये तरंगों की ऊंचाई जल की गहराई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये बात सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है अगला है, इस नदी का उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिमी तट से होता है। यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। संगमरमर के चट्टानों में एक मनोहर महाखंड जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध है, मतलब किसके बारे में कहा गया है? चेनाब, तापी, नर्मदा, महानदी। अगर नदियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये है नर्मदा नदी के बारे में। सवाना जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सवाना जलवायु के उच्चतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में मई और जून के महीने में होता है। सवाना वन अधिकांशतः अफ्रीका के पूर्वी सीमांत और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी सीमांत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य विद्यमान है। एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो सही है। देखिए सवाना जलवायु में उच्चतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में मई और जून के महीने में होता है, तो ये गलत है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में होता है ना जो है उत्तर, देखिए सवाना में जो है सवाना जो है उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम तापमान जुलाई और अगस्त महीनों में होता है, ना कि जून और मई और जून में, तो ये गलत हो जाएगा। और ये सवाना वन अधिकांशतः अफ्रीका के पूर्वी सीमांत और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी सीमांत में है, तो ये भी गलत, उल्टा दे दिया है, क्योंकि अफ्रीका के पश्चिमी सीमांत में है और अमेरिका के पूर्वी सीमांत में, तो ये हो जाएगा गलत, मतलब कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है स्पर विंग्ड लैपविंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दलदल और इसी तरह के ताजे जल वाले अर्धभूमि पर्यावासों में पाए जाने वाला एक पक्षी है। यह भारत का देशज पक्षी है। स्पर विंग्ड लैपविंग क्या है ये? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखिए दलदल और इसी तरह के ताजे जल वाले अर्धभूमि पर्यावरण में पाए जाने वाले एक पक्षी है, बिल्कुल सही है। भारत का देशज नहीं है, ये गलत है। ये जो है ना उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्व भूमध्यसागरीय क्षेत्रों का देशज पक्षी, ना कि भारत का, तो ये हो जाएगा एक सही। तापमान व्युत्क्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। शीत ऋतु की मेघ विहीन लंबी रात तापमान व्युत्क्रम की घटना के निर्माण में मदद करती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की पर्वतीय घाटियों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। एक सही है, दो सही है, दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो सही है। पहला तो सही है, शीत ऋतु की मेघ विहीन लंबी रात तापमान व्युत्क्रमण की घटना के लिए निर्माण मदद करती है, लेकिन ये दूसरा कथन गलत है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की पर्वतीय घाटियों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना जो है सामान्य है, तो ये नहीं है। सामान्य मौसमी दशाओं में जो है जो है वायु का तापमान सामान्य तौर पर ऊंचाई के साथ घटता है, तो शांत उच्च दाब वाले मौसमी दशाओं में ठंडी वायु का उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की पर्वत घाटी में स्थिर होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो ये है नहीं, तो आप केवल एक ही सही है। 10वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षांश पृथ्वी सतह पर किसी बिंदु की भूमध्य रेखा से डिग्री में मापी गई रैखिक दूरी होती है। देशांतर जो होता है प्रधान या मुद्रा रेखा के पूर्व या पश्चिम की भूमध्य रेखा के साथ डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी होता है। कौन सा इसमें सही है? एक दो दोनों, ना तो एक दो। पहला देखिए अक्षांश होता है पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की भूमध्य रेखा से डिग्री में मापी गई रैखिक दूरी होता है, गलत है। अक्षांश भूपृष्ठ पर किसी स्थान की वह कोणीय दूरी होती है जो पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापी जाती है। यह भूमध्य रेखा के समांतर एक रेखा होती है जो ध्रुवों के बीच में स्थित होती है, इसलिए से रेखाएं अक्षांश से समांतर होती है, तो समांतर होता है, तो एक गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है।
भारत में लाल एवं पीली मृदाओं के संदर्भ में निकटतम विचार कीजिए। उनका विकास कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ जहां रवेदार अग्नि चट्टानें पाई जाती हैं। मृदा का लाल रंग लोहे के विसरण के कारण होता है। कौन सा कथन सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। सिंपल सा है, दोनों सही है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजनाओं के संदर्भ में निकटतम विचार कीजिए। ये याद है कि नहीं आपको? तो एएस है भारत का पश्चिमी तट। एएस मतलब शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला और मानसून प्रकार के लिए होता है ये एएस। और ई जो होता है, ई किसके लिए होता है? ई जो होता है ध्रुवीय प्रकार के लिए होता है। जम्मू कश्मीर में एडब्ल्यू किसके लिए होता है? एडब्ल्यू जो होता है उष्णकटिबंधीय सवाना के लिए होता है। और सीडब्ल्यूजी मैं बता दूं, सीडब्ल्यूजी शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार होता है। तो कौन सा इसमें सुमेलित है? देखिए एएस जो है ये तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट कैसे ही है। हाँ ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो पाया जाता है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पाया जाता है, ना कि यहाँ पर। और ये वही तो मैं बता रही थी कब से, ध्यान नहीं दिया। और ई है जम्मू कश्मीर में। ई मैंने क्या होता है? ई जो ध्रुवीय प्रकार का है, तो ये सही है जम्मू कश्मीर में। और ए डब्ल्यू क्या है? ए डब्ल्यू जो है आपका ये उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के, तो राजस्थान में थोड़ी ना होगा। ये उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार का होता है ये। और ये कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार का अधिकांश भाग होता है इसमें, तो ये होगा गलत। और सी डब्ल्यू जी क्या है आपका? शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून होता है ये गंगा का मैदान है, सही है। मतलब 2 4 सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। ये भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है। इसकी मेजबानी नीति आयोग द्वारा की जाती है। तो पहला तो सही है, ये भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु वार्षिक सम्मेलन है। इसकी मेजबानी नीति आयोग नहीं करता है। इसकी मेजबानी जो है वो ऑब्जर्वेटर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली वन सही होगा। भारत में निम्नलिखित प्रकार की मृदा को उनकी उपस्थिति के प्रतिशत के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। काली लाल जलोढ़ पीठ, जलोढ़ काली लाल पीठ और जलोढ़ लाल काली पीठ और काली जलोढ़ लाल पीठ। तो सबसे ज्यादा कौन सी मृदा होती है? देखिए सबसे ज्यादा होती है आपकी जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, फिर पीठ। तो ऑप्शन सी होगा। बाकी इन परसेंटेज को आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ काम खुद करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र की तुलना में बृहत है। यस का। और ये जो है अ, यस तरंगे द्वितीय तरंगे होती हैं और यह कुछ अंतराल के बाद धरातल पर पहुंचती हैं। कौन सा कथन सही है इसमें से? देखिए ये दोनों सही है, लेकिन इसका कोई इन लोग से कनेक्शन नहीं है, मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों बातें सही है, नहीं पता है तो नोट कर लिया करिए। अगला है शीत ऋतु के दौरान उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? कैस्पियन सागर से आने वाली ठंडी पवनें, पूर्वी जेट प्रवाह का समय पूर्व आगमन और उत्तर भारतीय क्षेत्र की महाद्वीपीय अवस्था। 16। ये कैस्पियन सागर से आने वाली ठंड पवनें होती हैं, पूर्वी जेट प्रवाह नहीं होता है और उत्तर भारतीय क्षेत्र की महाद्वीपीय अवस्था है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी। पर्वतों व पहाड़ियों से घिरा होता है, जहां अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है। बेसिन के किनारों से लगातार लाल हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान का निर्माण हो जाता है। उपर्युक्त द्वारा निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? तो ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये प्लाया के बारे में कहा गया है। प्लाया मरुस्थल में पाई जाने वाली एक स्थलाकृति होती है, ठीक है, इसी बारे में है। रेत के डिब्बों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बरखान का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पवनें अपनी गति बदलती रहती हैं। और ये है वनस्पति की उपस्थिति रेत के डिब्बों के निर्माण की प्रक्रिया में बाधा डालती है। और ये रेत के डिब्बों का निर्माण पवनों की गति की दिशा के समकोण नहीं होता है। कौन सा कथन सही है? 1 2 3 या कोई नहीं? चलिए पहला चेक करते हैं। बरखान का निर्माण जो होता है ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ पवनें अपनी गति बदलती हैं, तो गलत है। बरखान जो होता है रेत के डिब्बे होते हैं, उनकी भुजा का निर्माण पवनों के बहने की दिशा के विपरीत होता है और ऐसे क्षेत्र में निर्मित होता है जहाँ पवनों की गति और उनकी दिशा स्थिर रहती है, तो बदलती नहीं बल्कि स्थिर रहती है।
वनस्पति की उपस्थिति रेत के डिब्बों के निर्माण की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालती, ये गलत है। और ये है, रेत के डिब्बों का निर्माण पवनों की गति की दिशा के समकोण नहीं होता है, तो ये समकोण कोण ही होता है। तो ये गलत हो गया, केवल ये तीनों गलत हो गए ऑप्शन डी। काष्ठ भू आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। काष्ठ क्षेत्र धरातलीय जल का प्रवाह बहुत कम होता है। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट दोनों काष्ठ स्थलाकृतियों के निक्षेपणात्मक स्वरूप हैं। कौन सा कथन सही है? एक दो दोनों न तो न तो। पहला सही है, काष्ठ क्षेत्र धरातलीय जल का प्रवाह बहुत कम होता है, सही है। स्टैलेक्टाइट और स्टैग्माइट दोनों काष्ठ स्थलाकृति के निक्षेपणात्मक स्वरूप हैं, तो ये हो जाएगा गलत आपका। ये छत की तरह होते हैं ना, तो ये नहीं होते हैं। ये नुकीले पतले नीचे की ओर विकसित होने वाले स्तंभ होते हैं, कंदराओं की छतों से नीचे लटकते निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका के ग्रांड कैनियल का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा किया गया था? मिसिसिपी, मिसौरी, हडसन या कोलोराडो? ग्रांड कैनियल का निर्माण किस नदी? तो ये हुआ था कोलोराडो नदी से। तो मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई मृदा का मूल मृदा सामग्री के साथ समानता प्रदर्शित करती है। गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा उथली प्रोफाइल को प्रदर्शित करती है। ह्यूमस का संचय अप आर्कटिक क्षेत्रों की मृदा की एक विशिष्ट विशेषता है। पहला तो सही है, नई मृदा का मूल मृदा सामग्री के साथ समानता प्रदर्शित करता है। दूसरा, गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा उथली प्रोफाइल को प्रदर्शित करती है, गलत है। ये जो होता है ये देखिए गहरी परिच्छेदिका प्रदर्शित करता है, ना कि ये ह्यूमस का संचय उस पर अप आर्कटिक क्षेत्रों की मृदा की विशेष विशेषता, ये बात सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 सही है। नेक्स्ट है 22, वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में विकथन विचार कीजिए। क्षोभ मंडल की अधिकतम मोटाई भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ 30 डिग्री अक्षांश के आसपास है। समताप मंडल को क्षोभ मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को समताप सीमा कहा जाता है। आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर स्थित है। कौन सा कथन सही है? क्षोभ मंडल की अधिकतम मोटाई भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ 30 डिग्री अक्षांश के आसपास है। तो 30 नहीं, कितने डिग्री अक्षांश के पास है? ये 30, ये जो है ना 30 सबसे नीचे का स्तर होता है और ये 13 किलोमीटर है तथा ये ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। और दूसरा है, समताप मंडल को क्षोभ मंडल से अलग करने वाले क्षेत्रों को समतापी कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहा जाता है और ये आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर स्थित होता है, ये सही है। केवल तीसरा सही है। प्रसिद्ध सूबिका चित्रकला शैली निम्नलिखित में से किस समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास के गहन के रूप से जुड़ी हुई है? मैतेई, मुंडा, कुकी, नागा? तो ये जुड़ा है मैतेई से। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। यह आबू धाबी में निर्मित पहला हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को स्थापित की नागर शैली में निर्मित किया गया है, जो हिंदू धर्म के स्वामी नारायण संप्रदाय से संबंधित है। मंदिर के 7 शिखर संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों को दर्शाते हैं। कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 25, स्थानीय समय एवं मानक समय के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। देशांतर में परिवर्तन के साथ स्थानीय समय भी बदल जाता है। किसी देश की सामान्य या मोत्तर पर स्थानीय और मानक समय दोनों समान होते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, दोनों बातें सही है। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश के संबंधों में कथन विचार कीजिए। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। 2022 से भारत और बांग्लादेश के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। हाल ही में भारत बांग्लादेश में गंगा नदी पर मया, पश्चिम बंगाल और सुल्तानगंज बांग्लादेश नदी बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार आरंभ किया गया है। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, कोई नहीं। पहला सही है और इसमें जो दूसरा गलत है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए संवाद आरंभ करने की तैयारी पर चर्चा की है। ध्यातव्य है कि दोनों देशों के बीच अभी कोई एफटीए नहीं हुआ है। और ये तीसरा सही है, तो 1 और 3 सही है, 2। ठीक है,
बोर्टल स्केल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। समुद्र गहराई, एक निश्चित क्षेत्र में प्रकाश प्रदूषण का स्तर, समुद्र में तेल रिसाव से प्रभावित क्षेत्र का अनुमान और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। तो ये है एक निश्चित क्षेत्र में प्रकाश प्रदूषण का स्तर। नेक्स्ट है ये है उपरी में से किन नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? मांडवी, पांबा, ब्राह्मणी, सुबनसिरी। तो ये मांडवी और ये जो होता है पंबा का होता है। ब्राह्मणी की उत्पत्ति राउरकेला से होती है, तो ये तो नहीं होगा। राउरकेला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। और ये है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी का ब्राह्मणी तो जो है आपका कहाँ से? वही राउरकेला से। और सुबनसिरी जो है तिब्बत, एक ट्रांस हिमालयी नदी है, तो ये होगा नहीं। तो केवल 1 2 है, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा का विकिरण करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? लघु तरंग दैर्घ्य वाला सौर विकिरण, लघु तरंग दैर्घ्य वाला पार्थिव विकिरण, दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला पार्थिव विकिरण या इस प्रकृत सौर विकिरण। तो ये है दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला पार्थिव विकिरण। शाहपुर कंडी बैराज निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? रावी, झेलम, चिनाब, सतलुज। तो ये है रावी। नेक्स्ट है तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित है। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाये क्षेत्र में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आना। उपर्युक्त में से कौन दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट के शुष्क रहने की उचित व्याख्या है? तो ये है तमिलनाडु तट पश्चिम उत्तर मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा समांतर स्थित है इसलिए। और दक्षिण तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर के वृष्टि क्षेत्र में आता है, ये भी सही है। बंगाल खाड़ी चक्रवाती तूफान आना ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए 1 एंड 2 होगा। नेक्स्ट है 32 हिमालय और प्रायद्वीप नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। हिमालयी नदियां 12 होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी प्रकृति की होती है। तो दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां समांतर सीधे मार्ग का अनुसरण करती हैं जबकि हिमालयी नदियों के नाम नदी विसर्ग प्रभाव पाया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों बातें ही सही होंगी, आपको पता होगा। भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर। इसके लिए तो ट्रिक था ना, मित्र पर गमछा जार। तो ये आपका हो जाएगा क्या? कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको पता होगा गुजरात है इसमें, गमछा में आ गया ना गुजरात। और गुजरात के बाद गमछा में छतरी भी है, छतरी। मित्र पर मित्र तरह से त्रिपुरा। मित्रिमा वाला जो है ना, ये नहीं है, मध्य प्रदेश है। तो ये मित्र पर गमछा जार और मिजोरम में आता है, ना कि मणिपुर। मणिपुर नहीं होता है। तो 1 2 3 तो ऑप्शन सी है। निम्न पर विचार कीजिए। पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, सुंदरबन, इंडो बर्मा, सोंडालैंड और तराई दुआर उपरिक्त कितने भारत में मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है? कितने हॉटस्पॉट हैं ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। और देखिए इसमें से जो है पश्चिम घाट है और आपका पूर्वी हिमालय भी है हॉटस्पॉट, इंडो बर्मा भी है, सुंदरबन भी है, सुंदरबन नहीं है, और आपका तराई दुआर भी नहीं है, ठीक है। और ये सुंडालैंड आपका है। तो 4 है, तो ऑप्शन आपका 1 2 3 4 5 6 तो 4 है ऑप्शन बी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं और ये द्वीप अंतर समुद्री पर्वतों के जल स्तर से ऊपर निकले हुए भाग या शिखर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो इसमें जो है पहला जो है ये आपका सही है, 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। द्वीप अंतर समुद्री पर्वतों इसके जल से ऊपर निकले हुए भाग का शिखर है, ये भी जो है आपका सही है, ठीक है। और तीसरा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो दक्षिण पूर्व में स्थित है, तो ये सही है। तीनों बातें सही है। मैप में एक बार देख लीजिए, ऑप्शन सही होगा। थर्मोहेलाइन परिसंचरण के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। क्या है? ये जो है सतही महासागर ऊर्ध्वगमन और अधोगमन की प्रक्रिया में अपनी लवणता और घनत्व में प्रचंडता से परिवर्तन करता है।
थर्मोहेलाइन परिसंचरण की प्रक्रिया ध्रुवों और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच जल का तेजी से आदान प्रदान सुनिश्चित करती हैं। सतही महासागरीय जल की गति से ध्रुवों तथा विषुवत रेखा के मध्य जल का अधिकतम स्थानांतरण होता है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 या कोई नहीं? चलिए पहला देखते हैं। तो ये जो होता है प्रक्रिया में लवणता और घनत्व प्रचंडता में परिवर्तन करता है, तो ये परिवर्तन नहीं करता है। ठंडे सघन जल के नीचे की ओर संचरण होता है इसमें, और एक बार सतह से हट जाता है तो तापमान और लवणता परिवर्तित रहती है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्मोहेलाइन परिसंचरण की प्रक्रिया धुओं के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच तेजी से आदान प्रदान सुनिश्चित करता है, ये भी गलत है। सतही महासागरीय जल की गति ध्रुवों तथा विषुवत रेखा के मध्य तक जल का अधिकतम स्थानांतरण होता है, तो कोई जो है जल का नहीं होता है इतना स्थानांतरण, तो मतलब 90% जल की गति मतलब प्रभावित होती है, लेकिन पूरा नहीं होता है। मतलब ये जो होता है ना, ये महासागर का आयतन का लगभग 10% भाग को ही प्रभावित करता है, ना कि पूरा, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब कोई सही नहीं है। मूसी नदी के संदर्भ में कथन विचार करिए। कृष्णा नदी की सहायक नदी है, विशाखापत्तनम इसी नदी के तट पर अवस्थित है। तो देखिए मूसी नदी जो है ये है कृष्णा नदी की सहायक नदी, सही है, लेकिन विशाखापत्तनम नहीं, बल्कि हैदराबाद नगर यहाँ पर बसा हुआ है, तो ये हो जाएगा गलत, एक ही सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना है। यह योजना मछुआरों, मत्स्य कृषकों, मत्स्य विक्रेताओं, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला से संलग्न अन्य संस्थाओं को लक्षित करता है। कौन सा इसमें कथन गलत है, मतलब सही नहीं है? 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ना कि केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन केंद्र को औपचारिक बनाना है, ये सही है। और ये तीसरा भी सही है, मतलब केवल एक ही गलत है, ऑप्शन ए है। एक नदी के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राजस्थान से हुआ है। एक पूर्ववर्ती नदी है, सिपकीला दर्रे से होकर बहती है। कौन सी नदी है? सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी। तो ये जो है, ये है सतलज नदी के बारे में। नेक्स्ट है 40 भूगर्भिक तरंगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पी तरंगे गैस तरंग और ठोस तरंगों में से होकर गुजरती हैं। यह तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती हैं, लेकिन ये ठोस और गैसीय पदार्थ से होकर गुजरती हैं। कौन से कथन सही है? तो ये जो है पहला जो है सही नहीं है, क्योंकि अधिक घनत्व वाले तरंगों का वेग अधिक नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। और ये जो है पी तरंगे गैस तरल और ठोस पदार्थों से होकर गुजर सकती है, ये बात सही है। और ये तरंगे जो है इस तरंगी तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती हैं, लेकिन ठोस और गैस पदार्थ से होकर गुजर सकती हैं। ये असल में जो ये तरंगे होती हैं, तरल और गैस से नहीं गुजर सकती हैं, ठीक है। और क्योंकि ये तरल पदार्थ अपरूपण तनाव का समर्थन नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। गैस से भी नहीं होकर गुजरती है, तो ये केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है 41 वाइमर ट्रायंगल के पद से क्या तात्पर्य है? ब्रिक्स देशों के लिए संवाद का सहयोग का एक संचय है। सीमा पारी और यूरोपीय मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय संगठबंधन है। परमाणु कचरे की रेडियोधर्मिता को शोषित करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण है। प्रशांत क्षेत्र उच्च ज्वालामुखी गतिविधियों वाला एक क्षेत्र है। ये बी होगा। सीमा पारी और यूरोपीय मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय गठबंधन है। वही रूस गठबंधी चक्रवातों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। उच्च केंद्र की उपस्थिति इसकी एक प्रमुख विशेषता है। यह स्थल और समुद्र दोनों क्षेत्रों में उत्पन्न हो सकते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करते हैं। कौन सा कथन इसमें सही है? 1, 2, 2, 3, 1, 3 या 3? देखिए ये उष्ण केंद्र की उपस्थिति इनकी एक प्रमुख विशेषता है, तो नहीं। ये वही रूस गठबंधी चक्रवातों में एक स्पष्ट फताकर प्रणाली में उपस्थित होती है। उस चक्र में चक्रवात मौजूद नहीं होते हैं। और दूसरा सही है, स्थल समुद्र दोनों से क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। ये पश्चिम से पूर्व की दिशा को गति करते हैं, ये भी सही है। 2, 3 सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है माउंट विसुवियस नामक ज्वालामुखी पर्वत निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? इटली, स्पेन, आइसलैंड या नॉर्वे में?
तो यह इटली में सही है। भौतिक भूगोल के संदर्भ में प्रेरी समांतर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। प्रेरी तो मैदान है, तो सिंपल सा है। कहाँ पर होगा? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। निम्न पर विचार कीजिए। मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार, रांची का पठार। उपर्युक्त पठारों में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है? दो दो तीन या एक तीन या एक दो तीन? तो ये तीनों ही भाग हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ज्वालामुखी और भूकंप के संदर्भ में वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ज्वालामुखी का वितरण पृथ्वी पर भूकंपों के वितरण के समांतर रखता है। और दूसरा है ज्वालामुखी और भूकंप केवल अभिसारी प्लेट की सीमाओं पर ही उत्पन्न हो सकते हैं। कौन सा कथन सही है? एक दो सही है, दो एक की व्याख्या कर रहा है, एक दो सही है, दो एक की व्याख्या नहीं कर रहा है, एक सही है, दो गलत है, या एक सही गलत है, दो सही है। तो देखिए, पहला तो सही, ज्वालामुखी का वितरण पृथ्वी पर भूकंपों के वितरण के समांतर रखता है। लेकिन ज्वालामुखी भूकंप केवल अभिसारी प्लेट में उत्पन्न होते हैं, गलत है ना? अभिसारी और अपसारी दोनों प्लेटों में होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है 47। सावरेन गोल्ड बॉन्ड के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। ये है एसजीबी योजना भौतिक स्वर्ण की मांग को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है कि इसकी तरह बॉम्बे स्टॉक वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं ना इसको। ये जो होता है, ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। स्टेट बैंक कहाँ जारी करे? तो ये हो जाएगा वन। भारत में जलोढ़ मृदा के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। समांतर जलोढ़ मृदा में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, किंतु इनमें पोटास की कमी होती है। इस मृदा में पूर्व से पश्चिम की ओर बालू की मात्रा घटती जाती है। कौन सा कथन सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। समांतर जलोढ़ मृदा में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, किंतु इसमें पोटास कमी होती है। गलत है। पोटास इसमें प्रचुर मात्रा होता है, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। उल्टा दे दिया है। इस मृदा में पूर्व से पश्चिम की ओर बालू की मात्रा घटती है, तो गलत है। इसमें जो है, ठीक है, इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर इसमें बालू की मात्रा घटती है। ये भी उल्टा स्टेटमेंट दिया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यह है पशु प्रजातियों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। सबसे विशाल स्तनधारी हाथी असम के उष्ण आर्द्र वनों में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से दलदली और कीचड़ युक्त भूमि में पाया जाता है। जंगली गधा प्राकृतिक रूप से शुष्क और रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सा कथन सही है? पहला तो जो है ये आपका सही है, दूसरा जो है ये भी सही है, तीसरा भी सही है। मतलब तीनों कथन सही है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 है। भारतीय खाद्य निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी मुख्य जिम्मेदारियों में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री शामिल है। कौन सा कथन सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखिए, दोनों बातें सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचार कीजिए। पन्ना, अगस्त्यमलाई, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, डिब्रू सैखोवा उपयुक्त बायोस्फीयर रिजर्व में से कितने यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं? तो ये जो है सभी शामिल है भाई। नहीं नहीं, चार ही शामिल है। कौन कौन से? रुक जाइए, बायोस्फीयर रिजर्व में और इसमें पूछा यूनेस्को वर्ल्ड में। पहले हम चेक कर लेते हैं। तो बफर क्षेत्र, ठीक है, इसमें जो है देखिए, डिब्रू सैखोवा नहीं है, बाकी चारों हैं। नेक्स्ट है, कच्छ के सूरामेलड़ के प्रवेश द्वार के रूप में जाने जाने वाले एक छोटे से सीमावर्ती गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह भूंगा झोपड़ी वास्तुकला, रोगन कला और स्थानीय हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करता है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस गांव का वर्णन किया गया? मांडवी, बड़ा धोर्डो या भुन? तो ये किया गया है धोर्डो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मृदा का प्रकार है, प्रमुख फसल है। लैटराइट मृदा में धान होता है, पीटमय में दलदली मृदा में काजू और रेगर मृदा में कपास। ये तो पता होगा, सही है ये। पहला जो है, ये जो है लैटराइट मृदा में धान नहीं होता है, गलत है।
लेटराइट मृदा में धान की कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। और दूसरा है पिटमय मृदा काजू के लिए, ये भी गलत है। पिटमय जो है काजू के लिए नहीं है। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें पिटमय में काली गाढ़ी और अम्लीय मृदा होती है, इसमें पोटास फास्फोरस कमी होती है और ये धान की खेती के लिए होता है, ना कि इसके लिए। ठीक है, धान खेती के लिए, काजू खेती के लिए है। और ये है तीसरा केवल सही ऑप्शन 1। हाल ही में सुर्खी में रहने वाला FAFR-100 प्रोजेक्ट है। अफ्रीका की वन परिदृश्य बहाली पहल, पश्चिम अफ्रीका में शांति बहाल करने के लिए तैनात किए गए संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, साहिल क्षेत्र में बंजर भूमि को पुनर्बहाल करने के लिए एक प्रोजेक्ट, 2024 के अंत तक 1 मिलियन MSMEs तक पहुंचने वाले लक्ष्य वाली अफ्रीकी संघ की एक पहल। पहला है अफ्रीकी वन परिदृश्य बहाली पहल थी ये। शंकुधारी वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? साइबेरियाई जलवायु में पाए जाने वाले शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी का सबसे समृद्ध स्रोत है। शंकुधारी वनों की प्रमुख प्रजातियां चीड़, देवदार, स्प्रूस और लार्च हैं। पेड़ों की पत्तियां छोटे मोटे चमड़े जैसी और सुई के आकार की होती हैं। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, कोई सही नहीं है। तो ये तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 56। स्टेपी जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। जलवायु और दक्षिण दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिण दोनों गोलार्धों में स्टेपी प्रकार की जलवायु में चरम तापमान वाली शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। स्टेपी प्रकार की जलवायु विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। 1 सही है, 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2। ये भी दोनों बातें सही है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। ठीक है, 1 मिनट, डी वाला है ना, ये दो क्या पूछा? सही सही दोनों गलत है। पहला गलत है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में स्टेपी प्रकार कहाँ पाई जाती है? उत्तरी गोलार्ध में जो है महाद्वीपीय कारण स्टेपी प्रकार जलवायु पाई जाती है, लेकिन दक्षिणी में नहीं पाई जाती है, तो यह हो जाएगा गलत। स्टेपी प्रकार की जलवायु विश्व में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो इस समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं ना, तो ये भी गलत है, सॉरी। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। यह सिद्धांत 1961 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक हैरी हेस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों परपटी से मिलकर बनी होती है। भूपरपटी के निचले दुर्बल एवं उष्ण मेंटल की गति के कारण प्लेट में संचलन होता है। पहला देखिए गलत है, क्योंकि 1967 में मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हैरी हेस को सागर नितल प्रसरण सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है, गलत है। और दूसरा सही है, यह महाद्वीपीय महासागर दोनों परपटी से मिलकर बनी होती है, तीसरा भी सही है, तो 2 3 सही है, ऑप्शन बी। उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ निम्न वर्षा के साथ अत्यधिक तापमान पाया जाता है। ये मैक्सिको की खाड़ी से संलग्न दक्षिण पूर्वी यूएसए और पराना पराग्वे उरुग्वे बेसिन में पाई जाती है। जलवायु में केवल सूक्ष्म प्रकार की वनस्पति मांस, लाइकेन और सींच की ही पनप सकते हैं। 1 सही, 2 सही, 3 सही, कोई नहीं सही है। तो यहाँ निम्न वर्षा के साथ अत्यधिक तापमान पाया जाता है, ये गलत है। यहाँ मध्यम स्तर से अधिक होती है, मतलब वर्षा, और यहाँ 25 से 60 इंच तक हो सकती है वर्षा, और यहाँ सापेक्षिक आर्द्रता थोड़ी अधिक अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के मध्य में गर्मी बढ़ जाती है, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, ये पहला जो है आपका, ये सही नहीं है। ये मैक्सिको की खाड़ी में संलग्न दक्षिण पूर्वी यूएसए, पराना पराग्वे उरुग्वे बेसिन पाई जाती है, ये सही है। ये जलवायु में केवल सूक्ष्म प्रकार के वनस्पति मांस, लाइकेन और सींच ही पनप सकते हैं, तो ये जो है सही नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे आर्कटिक ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर लाइकेन, तेज टुंड्रा वनस्पति, सूक्ष्म बहुत सारी चीजें उग सकती हैं, तो ये हो जाएंगे गलत। कोड शीतोष्ण ना, तो टुंड्रा शीतोष्ण में होता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो ओनली एक स्टेटमेंट ही सही है ना, एक हो जाएगा। ये है प्रसिद्ध स्थल है, नदी है, उज्जैन, क्षिप्रा, अयोध्या, गोमती और श्रीनगर, झेलम, मदुरै, कावेरी। कौन सा सही नहीं है? अयोध्या तो उत्तर प्रदेश में है, पता ही होगा, कृष्ण नदी सरयू नदी किनारे है, ना कि गोमती। गलत है। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे सही है। और श्रीनगर जो है, श्रीनगर कौन सी नदी किनारे है आपका? क्या है? श्रीनगर झेलम और मदुरै कावेरी।
जो आपका मदुरै है, ये कावेरी थोड़ी ना, मदुरै जो है आपके वैगई नदी के किनारे है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें ये आपका श्रीनगर झेलम ये सही है, मतलब 2 सही है। 2 गलत है, 2 गलत ही पूछा, 2 गलत, 2 सही तो था। उत्तर से दक्षिण की ओर झीलों का निम्नलिखित में से कौन-सा सही क्रम है? विक्टोरिया, तंगानिका, मलावी झील, तुर्काना झील। तुर्काना झील, विक्टोरिया झील, तंगानिका झील और मलावी झील। तंगानिका झील, विक्टोरिया, मलावी झील और तुर्काना झील, और तुर्काना झील, विक्टोरिया झील, मलावी झील और टंगानिका झील। कौन-सा सम्मिलित है? थोड़ा देख लीजिएगा मैप में, ये तुर्काना झील है, फिर विक्टोरिया, फिर तंगानिका, फिर मलावी झील है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी है, जलप्रपात है, नर्मदा धुआंधार पर है, सुवर्णरेखा हुंडरू पर है, चंबल चोरिया पर, मांडवी दूधसागर। कौन सा युग्म सम्मिलित है पूछ रहा है। ठीक है, देखिए नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी ये धुआंधार सही है, और ये सुवर्ण रेखा जो है, सुवर्ण रेखा हुंडरू ये भी सही है, चंबल चोरिया ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किसे लैब्राडोर धारा की उत्पत्ति के प्राथमिक कारण माना जा सकता है? ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट की ओर गल्फ स्ट्रीम की अपसरण, आर्कटिक क्षेत्र से आने वाले पिघले ठंडे जल का प्रवाह, ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से उत्तरी अटलांटिक महासागर प्रवाह का अपसरण और इरमिंगर धारा और उत्तरी अटलांटिक महासागर प्रवाह का अपसरण। तो ये होता है आर्कटिक क्षेत्र से आने वाले पिघले ठंडे जल का प्रवाह। आगरा और दार्जिलिंग में एक ही अक्षांश पर अवस्थित होने के बावजूद यहाँ की वनस्पतियों में अत्यधिक भिन्नता देखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से दोनों क्षेत्रों के बीच वनस्पति की इस भिन्नता को निर्धारित करता है? भूमि और जल का वितरण, समुद्र से दूरी, देशांतर भिन्नता या क्षेत्र की ऊंचाई। तो ये होता है क्षेत्र की ऊंचाई पर निर्भर। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। ऊपर से कितने देश भारत के साथ स्थल सीमा साझा करता है? स्थल सीमा, जल सीमा की बात नहीं कर रहा, जल सीमा करता है आपका श्रीलंका। और कौन से कितने करते हैं स्थल सीमा साझा? तो ये चारों करते हैं, बाकी श्रीलंका नहीं करता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी मैदान की कुछ नदियां वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती हैं तो सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। कौन सा कथन सही है? 65 का। तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन से। सतलुज नदी के संदर्भ में भी कथनों पर विचार कीजिए। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के निकट होता है और हिमालय में सिपकीला दर्रे से होकर गुजरती है। सतलुज नदी भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र को पोषित करता है। रावी नदी सतलुज से हरिके बैराज के निकट दाहिने तट की सहायक नदी के रूप में मिलती है। पहला तो सही है, सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत मानसरोवर के निकट होता है और हिमालय में सिपकीला दर्रे से होकर गुजरती है। इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था। सतलुज नदी भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र को पोषित करती है, ये भी सही है। रावी नदी सतलुज के हरिके बैराज के निकट दाहिने तट की सहायक नदी के रूप में मिलती है, तो ये तीसरा गलत है, क्योंकि ब्यास नदी से मिलती है, ना कि रावी। रावी नदी के सतलुज से हरिके बैराज के निकट दाहिने तट के सहायक नदी के रूप में मिलती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 and 2 इज राइट। लक्षद्वीप के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। मालदीव और भारत के बीच समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल से होकर गुजरती है। सैडल पीक लक्षद्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। कितने युग्म सही हैं? 1, 2, 3 या कोई नहीं? देखिए, पहला तो सही है, ये संपूर्ण प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। और दूसरा है, ये 8 डिग्री चैनल से अलग होती है। और ये जो है सैडल पीक लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। सैडल पीक सैडल पहाड़ी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान द्वीप समूह पर अवस्थित है, ना कि लक्षद्वीप पर। तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 68। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? भराकर, कृष्णा, चंबल, भागीरथी। बताइए। तो ये बनाया गया है चंबल पर। किस विशेष जलवायु प्रदेश के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विशेष जलवायु प्रदेश के। ठीक है, ग्रीष्म में ऋतु शुष्क एवं गर्म होती है, जबकि शीत ऋतु दौरान वर्षा होती है। वृक्षों की पत्तियां छोटी तथा चौड़ी होती हैं और दूर दूर तक विस्तृत होती हैं, जिसमें छाया का अभाव होता है। यह जलवायु अंगूर की खेती के लिए अनुकूल होती है और शराब उत्पादन यहाँ की एक आर्थिक गतिविधि है। निम्नलिखित जलवायु में से कौन सा एक उपयुक्त विशेषता को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो जहाँ पर भाई
अंगूर की खेती होती होगी, कौन सा एरिया होता है पता ही होना चाहिए आपको। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं। कौन सा कथन सही है? एक, एक दो, या एक तीन, या एक दो तीन? ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी है, पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी है, और ये नीलगिरी में मिलते हैं दोनों। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 71। वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा पृथ्वी के वापस विकिरित होने के कारण ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। देखिए क्या पहले दोनों स्टेटमेंट सही है, और अगर सही है तो क्या व्याख्या सही कर रहे हैं? देखिए क्षोभ मंडल समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। देखिए क्षोभ मंडल का तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। क्षोभ मंडल का तापमान जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है, हालांकि समताप मंडल का तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो ये दोनों तो भाई गलत है। बाकी दूसरा सही ही होगा इसका, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। पहला सही गलत है, दूसरा सही। ठीक है, ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन अधिकतर देश के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्षों की सबसे प्रमुख प्रजातियां बांस, साल, सागौन, पीपल है। ये किसके बारे में, किस वनस्पति के बारे में बता रहा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, ये पर्वतीय वन। तो देखिए ये बता रहा है जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पड़ झड़ रहे हैं तो भाई पर्णपाती ही वन होगा ना, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 73। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भूमध्य रेखा के आसपास के अक्षांशों पर निर्मित होना अत्यंत दुर्लभ है। दूसरा कथन है भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल बहुत ही कम होता है। इसमें बताइए क्या दोनों सही है, व्याख्या क्या कर रहे हैं, या गलत है दोनों? कौन सा सही गलत? तो बिल्कुल भूमध्य रेखा में कोरियोलिस बल बहुत कम होता है, इसलिए जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का भूमध्य रेखा के आसपास अक्षांशों पर निर्मित होना अत्यंत दुर्लभ होता है। ये कथन कारण सही है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है ओल की लिपि के संदर्भ में निकटतम विचार कीजिए। ये लिपि मुंडारी भाषा लिखने में प्रयुक्त होती है। इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। कौन सा कथन सही है? एक दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। यह लिपि मुंडारी भाषा लिखने में प्रयुक्त होती है, तो ये गलत है। यह जो लिपि है बंगला लिपि का प्रयोग संथाली भाषा लेखन के लिए तैयार किया जाता है, ना कि इसका ओलची। तो ये गलत है, और ये दूसरा सही है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बी। होरी हब्बा पद किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? पूर्वोत्तर में जनजाति समुदाय, दक्षिण भारत में बैलों के खेल परंपरा, पूर्वी भारत में फसल त्योहार, विलुप्ति के कगार पर एक आदिवासी भाषा। ये था दक्षिण भारत में बैलों के खेल की परंपरा। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के संदर्भ में विकथन विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में वर्ष भर भारी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में सामान्यतः सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सा कथन सही है? एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। पहला गलत है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में वर्ष भर भारी वर्षा पाई जाती है। तो इसमें ग्रीष्म ऋतु में अभितट आर्द्र मानसूनी और शीत ऋतु में अपतटीय शुष्क मानसूनी जलवायु होती है। इसकी विशेषता यह है 3 अलग-अलग मौसम होते हैं, यानी ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु। ठीक है, और यहाँ जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में सामान्यतः सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में प्राकृतिक वनस्पति की ग्रीष्म ऋतु में वर्षा पर निर्भर करती है। शुष्क अवधि के कारण वे समांतर पर पर्णपाती हो जाते हैं। इस अवधि के दौरान सूखे समान सामना करना पड़ता है, इसलिए सही नहीं है। तो क्या डी हो जाएगा। 77 है गूगल एल एस जी गूगल एलएलजी ने हाल ही में जेम्मा को प्रस्तुत किया है, जो एक नया सर्च इंजन है। जेम्मा एक ऑनलाइन कंटेंट को इनक्रिप्ट करने में सहायता करेगा, जो परंपरागत सर्च इंजनों द्वारा अनुक्रमित नहीं किया जा सकता। कौन सा कथन सही है? एक दो, या एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो दोनों गलत है। पहला जो है पहला गलत है। गूगल गूगल जो है जेम्मा गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित ओपन सोर्स एआई का एक मॉडल है। ये गलत है। और ये जो है गूगल जो ये जेम्मा ऑनलाइन कंटेंट को इनक्रिप्ट, ये भी गलत है। ये जो होता है
डेवलपमेंट लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आसानी से चला जा सकता है। ये जिम्मा अलग अलग मॉडल आकार उपलब्ध है। 2G 2B 7B ये जो कुछ भी है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये है आई मॉडल है भाई, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन का प्रत्यक्ष स्रोत है? ज्वालामुखी उद्गार, उल्कापिंड। आंतरिक भाग की बात करें जो अंदर की बात बताएगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, गति और भूकंपीय क्रिया। तो ये हो जाएगा ज्वालामुखी उद्गार, वहां से निकलेगा तब तो पता करेंगे ना। और ये है 79। मृदा प्रवाह या मृदा सरपट के संदर्भ में विकथन विचार कीजिए। मृदा प्रवाह तब होता है जब मृदा की नमी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। टुंड्रा एवं जलवायु क्षेत्रों में मृदा प्रवाह होना संभव नहीं है। आयरलैंड में दलदल प्रस्फोट एक संबंधित परिघटना है। कितने स्टेटमेंट सही है? ये पहला गलत है। दिया है मृदा प्रवाह तब होता है जब मृदा की नमी पूरी तरह समाप्त हो जाती है, गलत है। मृदा तरल में होगा तभी तो होगा प्रवाह। और टुंड्रा एवं शुष्क क्षेत्रों में मृदा प्रवाह होना संभव नहीं है। संभव है, बस बारिश वारिश हो, तूफान उफान आए तो क्यों नहीं संभव है, तो गलत है। और ये सही है, तीसरा एक सही है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये हिमनद झीलों में संबंध हैं जिनका निर्माण हिमोड़ अवरुद्ध पिघले हुए जल से होता है। ये तो सही है। हिमनद झीलों के संकुचन और विस्तार से ग्लोव की संभावना बढ़ जाती है, ये भी सही है। ग्लोव प्रवण क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि करना उचित नहीं है, ये भी सही है। ब्लैक कार्बन की उपस्थिति से हिमनद झीलों के निर्माण की संभावना कम हो सकती है, तो ये गलत है। ब्लैक कार्बन सतह की अल्बेडो को कम करता है और सतह को गर्म करता है, तो ये जो है गलत है। तो पिघलेगा तो और होगा ना। हाल ही में भारत को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आईएमएफ द्वारा, ऑक्टार द्वारा, मतलब वर्ल्ड बैंक द्वारा या डब्ल्यूईएफ द्वारा? देखिए ये किया जाता है आपका किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक द्वारा। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वृक्ष अपने पत्ती नहीं गिराते हैं और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में एक ही प्रजाति की वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। भारत में ये वन पश्चिमी घाट की पूर्वी ढालों, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, कोई सही नहीं है। तो ये जो है पहला जो है सही नहीं है। उसको सदाबहार वनों में वृक्ष अपने पत्ते नहीं गिराते, गिराते हैं लेकिन उसके पहले ही नए पत्ते निकल आते हैं, तब पुराने गिराते हैं। और दूसरा तीसरा दूसरा सही है। ठीक है। और ये तीसरा देखते हैं, भारत में ये वन पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट में। देखिए भारत में ये वन जो है ये पश्चिमी घाट के जो है पश्चिम घाट के पश्चिमी ना कि पूर्वी, ये पश्चिम में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान में पाए जाते हैं ना कि पूर्वी, तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है 84 83 है। ठीक है। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों पर विचार कीजिए। ऊपरी नदियों में से कितनी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? वैगई, शरावती, वंशधारा। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, कोई नहीं। तो इसमें देखिए वैगई तो नहीं होगी, वैगई बंगाल खाड़ी में गिरती है वैगई, और वंशधारा शरावती है केवल, तो ऑप्शन केवल एक ही सही होगा, ए शरावती। मोह रोह विसिक असंबद्धता है, मोह असंबद्धता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड के बीच, बाह्य क्रोड और मेंटल के बीच, मेंटल भूपर्पटी के बीच, निचली भूपर्पटी ऊपरी भूपर्पटी के बीच। तो ये मेंटल भूपर्पटी के बीच पाई जाती है। जल संधि है जोड़े जाने वाले जल निकाय हैं। बेरिंग जल संधि है आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर में। कुक जल संधि है तस्मान सागर दक्षिण महासागर प्रशांत सागर में। बाबल मंदीप है दत्ता लाल सागर और अदन की खाड़ी। तो ये जो है तीनों सुमेलित है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। टोकामक एक प्रायोगिक मशीन है जिसे पृथ्वी पर संलयन ऊर्जा का दोहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ज्वाइंट यूरोपियन टोरस नियंत्रण संलयन ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला उपकरण है। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, कोई सही नहीं है। ये दोनों ही सही है।
87 है, मृदा ए पश्चिम घाट और पूर्वी घाट पूर्वी तट शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। नाइट्रोजन कैल्शियम कमी के कारण उपजाऊ होती है। मृदा बी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इनमें प्रचुर मात्रा में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम यौगिक पाए जाते हैं। पहचान कीजिए उपयुक्त परिच्छेद में ए और बी क्रमशः कौन सी मृदाओं को संदर्भित करते हैं। लैटराइट और ऊसर, ऊसर या लैटराइट, लाल मृदा या लैटराइट, या लैटराइट और मृदा और लाल मृदा किसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बारे में बताता है किसके, ऊसर और लैटराइट मृदा के बारे में। ए जो है ऊसर है और बी लैटराइट। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पी और एस तरंगे दोनों धरातलीय तरंगों के उदाहरण हैं। भूकंपीय तरंगों की तुलना में धरातलीय तरंगे अधिक विध्वंसकारी होती हैं। एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है। देखिए पी और एस तरंगे भूगर्भिक तरंगों के उदाहरण है। ठीक है, धरातलीय नहीं भूगर्भिक है, तो ये गलत होगा। भूगर्भिक तरंगों की तुलना में धरातलीय तरंगे अधिक विध्वंसकारी है। यल वेव जो होता है वो भूगर्भिक है, तो ये हो जाएगा मतलब धरातलीय तरंग यल वेव होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है 89। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत के दौरान सूर्य संपूर्ण भारत में लंबवत चमकता है। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में वर्ष भर कम दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ उच्च तापमान का अनुभव किया जा सकता है। उपरोक्त में से किनके ये कर्क रेखा के भारत के मध्य भाग को गुजरने को उत्तरदायी माना जा सकता है। तो ये पहला गलत हो जाएगा। ये जो होता है कर्क रेखा विषुवत रेखा के 23 डिग्री 27 मिनट उत्तर पर अवस्थित है और 23 डिग्री 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को चिन्हित करने वाला वृत्त है। 21 जून को दोपहर के समय सूर्य लंबवत चमकता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और ग्रीष्म आनंद के दौरान उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा से दूर स्थित होता है। तो गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में तटीय रेखा की जलवायु के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। पहला है तटीय क्षेत्रों में तापमान वितरण प्रारूप में कदाचित ही ऋतु परिवर्तन होता है। और दूसरा है स्थल की तुलना में महासागरों के गर्म होने या ठंडा होने से अधिक समय लगता है। कथन एक दो सही है, दो एक की व्याख्या करता है। एक दो सही है लेकिन व्याख्या दो नहीं कर रहा है। एक गलत है, दूसरा सही है, एक सही है, दूसरा गलत है। ये ऑप्शन है आपका जो, देखिए दोनों बातें सही है, व्याख्या भी सही है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के संदर्भ में कौन सा राज्य में स्थित है सत्यमंगलम टाइगर। तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये है तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट 92। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। अधिकांश उष्ण मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर निर्मित होते हैं। महासागरों के पूर्वी किनारों पर ठंडी महासागरीय धारा की उपस्थिति के कारण यहाँ निम्न वर्षा वाले क्षेत्र निर्मित होते हैं। कौन सा कथन सही है। ये भी आपको नहीं लग रहा है कि व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, एस्टोनिया। ऊपरी में से कितने देशों की सीमाएं बाल्टिक सागर को स्पर्श करती हैं। लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, एस्टोनिया। तो बताइए। मैप खोल लीजिए, देख लीजिए। देखिए बाल्टिक सागर उत्तरी सागर में स्थित एक अंतर्देशीय सागर है। बाल्टिक सागर की सीमा डेनमार्क से लगता है, स्वीडन, फिनलैंड और किसके साथ लगता है, एस्टोनिया, एस्टोनिया के साथ लगता है, और आपका लिथुआनिया के साथ लगता है, और लातविया के साथ लगता है, लेकिन नीदरलैंड इसमें नहीं आता है। तो एक बार मैप में इसको देख लीजिएगा। ये 3 सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। मार्शल आर्ट है राज्य है। सिलंबन तमिलनाडु का, थांगता सिक्किम का, गतका पश्चिम पंजाब का। कितने सही सुमेलित है। सिलंबम जो है तमिलनाडु का सही है। ये थांगता जो है सिक्किम का नहीं है, मणिपुर का है। और गतका जो है ये पंजाब का सही है। तो केवल 2 सही, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 95 है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। शहरी वानिकी केवल सार्वजनिक वृक्षों पर भूमि पर वृक्षों को लगाने और उनके प्रबंधन संबंधित है। कृषि वानिकी का तात्पर्य कृषि योग्य भूमि तथा बंजर भूमि पर वृक्ष एवं कृषि फसलों को एक साथ उगाने से है। समुदाय वानिकी में सार्वजनिक निजी स्वामित्व वाली या समुदाय की भूमि पर वृक्ष लगाना शामिल है। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, कोई सही नहीं है।
तो पहला तो गलत है। ये जो शहरी वानिकी होता है इसके अंतर्गत शहर, उनके पास के निजी और सार्वजनिक भूमि, सड़क, पार्क ये सब होता है ना वहाँ पे लगाने जाने से। तो ये गलत हो जाएगा, केवल सार्वजनिक नहीं बोला है। तो ये इसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों होते हैं। कृषि वानिकी का तात्पर्य कृषि योग्य भूमि तथा बंजर भूमि पर वृक्ष एवं फसलों के साथ खेती से है, तो सही है। तीसरा है सामुदायिक वानिकी में सार्वजनिक निजी स्वामित्व या सामुदायिक भूमि पर वृक्ष लगाना शामिल है, ये गलत है। सामुदायिक वानिकी में सार्वजनिक भूमि या सामुदायिक भूमि जैसे गांव, चारागाह, मंदिर की भूमि, सड़क के किनारे, नहर के किनारे है, केवल सार्वजनिक है ना कि निजी। तो केवल एक ही सही है, ऑप्शन ए। 96 है क्षारीय लावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। ये अत्यधिक तरल होती है, इसके कारण विस्फोटक उद्गार होते हैं, इसके परिणाम स्वरूप समानता मिश्रित जलवायु का निर्माण होता है। एक सही है, दो सही है, एक सही है, एक तीन सही है, दो तीन सही है, एक दो तीन सही है। ये अत्यधिक तरल होता है, सही है। इसके कारण विस्फोटक उद्गार होते हैं, तो ये गलत है। ये इसके कारण विस्फोटक उद्गार नहीं होते हैं, ठीक है। और ये है इसके परिणामस्वरूप समानता मिश्रित जलवायु ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो क्षारीय लावा के परिणामस्वरूप सामान्य तौर पर स्थिर ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ना कि मिश्रित। तो ये गलत है, केवल एक ही सही है। 97 है निम्नलिखित वृक्ष पर विचार कीजिए। महोगनी है, ग्रीन हार्ट है, यह है क्लोरोकार्डियम रोडिये और बाओबाब है, एडन सोनिया। उपयुक्त वृक्षों में से कितने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। तो ये जो है महोगनी है, ग्रीन हार्ट है, और ये नहीं है। बाबो आप जो है ये सवाना, ये सूडान की जलवायु में पाया जाता है, तो केवल दो सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 98 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक संस्था है। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से पृथक कर दिया गया। एक सही है, दो सही है, दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो, तो दोनों बातें सही है, ऑप्शन सी। 99 है उष्णकटिबंधीय वन मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। ये मृदाएं ह्यूमस से भरपूर और अपनी प्राकृतिक अवस्था में उपजाऊ होती हैं। बार बार वनस्पति चक्रों के बाद भी इन मृदाओं का ह्रास संभव नहीं है। एक सही है, दो सही है, दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो। पहला तो सही, मृदाएं ह्यूमस से भरपूर और अपनी प्राकृतिक अवस्था में उपजाऊ होती हैं। बार बार वनस्पति चक्रों के बाद भी इन मृदाओं में ह्रास संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? गलत है। बार बार उपयोग से इसमें ह्रास संभव है, तो परत हट जाती है ना। और 100 है डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल दशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। नदी निर्माण एक बड़ी गोखुर झील की उपस्थिति डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल दशाओं में से एक है। डेल्टा के पास तीव्र ढाल की उपस्थिति डेल्टा के आसपास अवसादों के एकत्रीकरण में मदद करती है। तो कौन सा कथन सही है? एक सही है, दो सही है, कोई सही नहीं है। तो पहला सही नहीं है। नदी मार्ग में एक बड़ी गोखुर झील उपस्थित डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल दशाओं में से एक है, गलत है। और डेल्टा के पास तीव्र ढाल की उपस्थिति झील का, ये भी गलत है। बाकी इनका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, एक्सप्लेनेशन वगैरह। अगर आपको कोई दिक्कत हो वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह के बड़ी चीजें ला सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।